स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमने ये समझा था कि जो इनर्शिया होता है यानी जड़त्व जो होता है वो प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? वस्तु की यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो वस्तु है वो अपनी गति की अवस्था में जो बदलाव होता है उसे रेजिस्ट करता है, उसका प्रतिरोध करता है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, जैसे कि हमने ये देखा था कि जब भी कोई व्यक्ति जो है सीट बेल्ट जो है आपकी कार में बैठा होता है और जो ड्राइव कर रहा होता है तो उसे कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट बांधिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनर्शिया के कारण हो सकता है कि वो उसे जो है जर्क लगे और वो आगे की तरफ जो है उसे झटके लगे और वो उसका एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट लगाए जाते हैं। और जो जर्क्स लगते हैं वो बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया के कारण ही लगते हैं, क्योंकि इनर्शिया के कारण जो है जैसे ही आप कार का ब्रेक लगाते हैं तो कार क्या करती है, वो रुकती है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है वो मूव कर रहा है, एक समान गति में चल रहा है, तो वो एकदम से जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन को यानी कि रुकने को रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, जिस कारण आपको जर्क लगते हैं और आप आगे की तरफ जो है गिर जाते हैं और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप जो है सीट बेल्ट लगाइए। इसी तरीके से जब भी आप किसी का जो है बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और बस में खड़े होते हैं और जा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बस चलना शुरू होती है तो आप पीछे की तरफ जो है मुड़ जाते हो या पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है। तो ये भी इनर्शिया के कारण है, क्योंकि बस गतिमान हो रही है, बस के साथ साथ आपके शरीर के निचला हिस्सा भी गतिमान हो रहा है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो इनर्शिया के कारण इस जो है जो अवस्था है इसे रोक रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, आपको जर्क्स लगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम कैरम बोर्ड में भी इनर्शिया को देख सकते हैं। इनर्शिया का जो है यहाँ पे आप किस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने इनर्शिया और मास के बारे में पढ़ा था, यानी जड़त्व और द्रव्यमान। तो हमने ये देखा था कि जो आपका जड़त्व है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा उतना कम यहाँ पे जड़त्व होगा। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस में आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? निम्न में से किसका इनर्शिया यानी जड़त्व अधिक है? पहला है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, यानी एक रबड़ बॉल, रबड़ की बॉल और एक पत्थर जिसका साइज सेम है। बी है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, यानी एक साइकिल और एक ट्रेन। सी है अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि किसका जड़त्व अधिक है। पहले हम रबड़ की बॉल की बात करते हैं और स्टोन यानी पत्थर की बात करते हैं। रबड़ की बॉल की अगर बात की जाए तो रबड़ का बॉल और जो स्टोन है दोनों का आकार सेम है, दोनों का आकार क्या है, बराबर है। अगर हम रबड़ की बॉल की बात करें तो रबड़ का बॉल कैसा होता है, हल्का। कैसा होता है, हल्का। वहीं पत्थर की बात की जाए तो पत्थर कैसा होता है, भारी। रबड़ के बॉल के कंपैरिजन में तो बच्चों पहला ऑप्शन है एक रबड़ की बॉल और एक पत्थर जिनका साइज सेम है। अब अगर रबड़ की बॉल की बात की जाए और पत्थर की बात की जाए, दोनों का आकार बराबर है। रबड़ की बॉल की बात की जाए तो आप ये जानते हैं कि रबड़ की जो बॉल होती है वो हल्की होती है। हल्की का मतलब उसका द्रव्यमान कम होता है। वहीं अगर हम उसी साइज के पत्थर की बात करें तो उसका द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, तो रबड़ की बॉल का द्रव्यमान कम है
पत्थर का द्रव्यमान अधिक है, दोनों का आकार क्या है, एक ही है, सेम है। ठीक, अब आप ये जानते हैं कि जो इनर्शिया होता है, यानी जो आपका क्या है, जड़त्व, ठीक, जड़त्व किसके ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान, यानी जो आपका इनर्शिया होता है वो मास के ऊपर निर्भर करता है। इनर्शिया किसके ऊपर निर्भर करता है, मास के ऊपर, यानी द्रव्यमान के ऊपर। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, जो है जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया है। पत्थर की बात की जाए तो पत्थर क्या है, पत्थर भारी है, यानी इसका क्या है, द्रव्यमान अधिक है। द्रव्यमान कैसा है, अधिक है। वहीं रबड़ की बॉल की बात की जाए, रबड़ की बॉल की बात की जाए, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान कैसा होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, हल्का है। अब हमें ये पता है कि जड़त्व जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, तो हमने ये भी पता है हमें कि जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा आपका जड़त्व होगा। ठीक है, जितना ज्यादा द्रव्यमान, जितना ज्यादा मास, उतना ज्यादा जड़त्व। यानी पत्थर की बात की जाए तो पत्थर का जो द्रव्यमान होगा वो अधिक है, यानी इसका क्या होगा, इसका भी जो जड़त्व है अधिक होगा, इसका भी क्या होगा, जड़त्व अधिक होगा। वहीं रबड़ की बॉल की बात की जाए तो रबड़ की बॉल का द्रव्यमान क्या है, कम है, तो इसका जो जड़त्व होगा वो भी क्या होगा, कम। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक, जिसका द्रव्यमान कम है उसका जो है जड़त्व भी कम होगा। फर्स्ट केस में एक रबड़ बॉल और एक जो है आपको क्या दिया गया है, पत्थर दिया गया है, तो इस केस में आपका जो रबड़ का बॉल है उसका जड़त्व कम होगा और पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। यानी पहले वाला जो ऑप्शन है, जो पहला वाला पॉइंट दिया गया है, इसका जो आंसर है वो है अ स्टोन ऑफ सेम साइज, यानी उसी आकार का पत्थर। नेक्स्ट है आपके पास अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। बाइसिकल यानी साइकिल और ट्रेन, ठीक है, तो अगर हम ट्रेन और साइकिल की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो साइकिल होती है वो कैसी होती है, हल्की रहती है। ठीक है, हल्की होती है, यानी साइकिल का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, साइकिल का द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान आपका कम होगा। इसका द्रव्यमान कम है, यानी जैसे हमें पता है द्रव्यमान और जड़त्व के कंपैरिजन करते हैं, द्रव्यमान कम तो यानी जड़त्व कम। इसी तरीके से ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी है यानी द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक है, मास अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, तो ट्रेन का भी जो द्रव्यमान है वो कैसा होगा, अधिक होगा। अब द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व कैसा होगा, जाड़त्व भी अधिक होगा, यानी इनर्शिया भी अधिक होगा। ठीक है, साइकिल का द्रव्यमान कम है, जाड़त्व भी कम होगा। ट्रेन का जो है द्रव्यमान अधिक है तो जाड़त्व भी आपका अधिक होगा। यानी कि अगर बी पॉइंट की बात की जाए तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अ ट्रेन, यानी जो आपकी ट्रेन होती है इसका जो जड़त्व होता है वह अधिक होता है। ठीक है, साइकिल के कंपैरिजन में ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट है अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, यानी एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का। अब हम 5 रुपए और 1 रुपए को कंपैरिजन करें तो आपको पता है कि 5 रुपए का सिक्का मोटा और थोड़ा भारी होता है, वहीं 1 रुपए का सिक्का कैसा होता है, पतला होता है। यानी
₹5 के सिक्के की बात की जाए तो वो भारी है, यानी इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक। ठीक है, तो ₹5 का जो सिक्का है, जो आपका ₹5 का सिक्का है, उसका क्या है, उसका द्रव्यमान अधिक है, मास अधिक है, उसमें मैटर ज्यादा लगा है। ठीक है, मैटर ज्यादा है, मोटा है, मैटर ज्यादा लगा है, तो इस कारण उसका जड़त्व अधिक होगा। वहीं जब हम ₹1 के सिक्के की बात करें, ₹1 के सिक्के का क्या होगा, ₹1 का जो सिक्का है, इसका क्या होगा, ये पतला होता है, मैटर कम है, मैटर कम है यानी इसका जड़त्व कम है, तो ठीक है, मैटर कम होने के कारण या द्रव्यमान कम होने के कारण जड़त्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन ये सब में अगर हम बात करें, पहले में आपका आंसर आया अ स्टोन ऑफ सेम साइज, बी में आया अ ट्रेन, सी में आया अ ₹5 कॉइन, यानी पहले में आया एक रबड़ की गेंद, दूसरे में सॉरी एक पत्थर आएगा पहले में, दूसरे में आएगा एक ट्रेन, तीसरे में ₹5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि किसका मास ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इनर्शिया है। अगर हम इनर्शिया की यहाँ पे बात करें तो इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होता है, ये बॉडी की टेंडेंसी है, यानी जो वस्तु है उसका गुण है जिसके कारण वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन को रोकता है। ठीक है, यानी जो वस्तु जितना ज्यादा भारी होगी, जितना ज्यादा जिसका द्रव्यमान है, उसका जड़त्व उतना ज्यादा है, जड़त्व उतना ज्यादा है, यानी वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन को उतना रोकता है या उतना उसका प्रतिरोध करता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब हम आंसर्स देख लेते हैं। पहले में लिखेंगे अ स्टोन ऑफ सेम साइज, यानी ए एक ही आकार का पत्थर, बी है अ ट्रेन यानी एक ट्रेन, सी है अ ₹5 कॉइन यानी एक ₹5 का सिक्का। एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, क्या कहा गया है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्या समझा हमने समझा कि जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह यह बताता है कि वस्तु का कितना इनर्शिया है, कितना जड़त्व है, यानी कितना उसमें जो है अपनी जो है गति की अवस्था को परिवर्तन करने में वो कितना प्रतिरोध करता है। ऑब्जेक्ट विथ मोर मास हैव मोर इनर्शिया, और क्या कहा गया है, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है, अधिक जड़ता होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है किस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान अधिक होगा, मास अधिक होगा, तो जड़त्व यानी इनर्शिया भी आपकी ज्यादा होगी, द्रव्यमान कम होगा, जड़त्व कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, यानी कहा गया है कि जो नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, उसमें वेग में परिवर्तन आ रहा है, यानी बॉल के वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो आपको बताना है कि कितनी बार बॉल के वेग में परिवर्तन आ रहा है। A football player kicks a football to another player of his team who kicked the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kick it towards a player of his own team. क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि एक फुटबॉलर है, ठीक है, एक क्या है, फुटबॉलर है या फुटबॉल प्लेयर है,
फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, फुटबॉल को दूसरे प्लेयर की तरफ किक करता है। फिर वो जो दूसरा प्लेयर है वो इस फुटबॉल को गोल की तरफ किक करता है। ठीक है, फिर जो गोल की तरफ किक करता है तो जो गोलकीपर है वो इस फुटबॉल को पकड़ लेता है और प्लेयर अपने टीम के प्लेयर की तरफ वो किक कर देता है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स, यानी यहाँ पे आपको उस एजेंट के बारे में भी बताना है जो कि बल लगा रहा है। क्या कहा गया है, पहला एक फुटबॉलर है, मान लीजिए एक फुटबॉलर है, इसने फुटबॉल दी दूसरे फुटबॉलर को, ठीक है, दूसरे फुटबॉल प्लेयर को अपनी टीम के, इसने क्या किया, इसे गोल की तरफ फेंका, लेकिन गोल पे जो गोलकीपर था उसने बॉल को पकड़ लिया और उसने क्या किया, उसने अपने टीम के दूसरे प्लेयर पे फुटबॉल उसकी तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे पहले ए प्लेयर ने बी को दिया, बी ने सी की ओर डाला, सी में यहाँ पे इसने पकड़ लिया और डी पे गया। ठीक, वेग में परिवर्तन बताना है। अब यहाँ पे एक ये फुटबॉलर है या एक फुटबॉल प्लेयर है, इसने क्या किया, बॉल को बी की ओर फेंका, यानी यहाँ पे क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि दिशा और मान या मैग्नीट्यूड दोनों में चेंजेस आएंगे। फिर क्या होगा, फिर बी ने गोल की तरफ फेंका, गोल की तरफ फेंका तो यहाँ पे भी आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेग में परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों में चेंजेस आएंगे। इसके बाद सी पर जो आपका गोलकीपर था उसने क्या किया, बॉल पकड़ ली, ठीक है, बॉल पकड़ ली, उसने वेग में परिवर्तन किया और दूसरी ओर भेज दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 बार या आप कह सकते हैं 3 से 4 बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गोलकीपर है इसने भी बॉल पकड़ी है, तो 3 से 4 बार आपका क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले फुटबॉल प्लेयर के द्वारा दूसरे की तरफ फेंकने पर, फिर दूसरे के द्वारा गोल की तरफ फेंकने पर, फिर गोलकीपर के द्वारा पकड़ कर, ठीक है, एक बार ये हुआ, फिर गोलकीपर ने पकड़ा, ठीक है, तो वहां पे भी वेग चेंज होगा। फिर उसके बाद जो अपनी टीम का प्लेयर था उसकी तरफ फेंकने पर, ठीक है, तो 4 बार यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। पहला प्लेयर, दूसरा प्लेयर, फिर गोलकीपर, फिर गोलकीपर ही, और फिर आपका ये प्लेयर। ठीक है, अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। किस तरीके से आंसर लिखेंगे आप, आपको इस तरीके से टेबल बना के आंसर लिखना है। फर्स्ट प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, क्या कहा गया है, पहला जो प्लेयर है वो फुटबॉल को किक करता है। वेलोसिटी क्या हो, पहले रुकी हुई थी फुटबॉल, तो वेलोसिटी पहले क्या था, वेग कैसा था, 0, इससे u हो गया, 0 से यहाँ पे u हो गया है। ठीक, फिर क्या हुआ, दूसरे प्लेयर की तरफ फेंका, दूसरे प्लेयर ने पकड़ लिया, सेकंड प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, सेकंड प्लेयर ने या दूसरे प्लेयर ने फुटबॉल को गोल की ओर किक किया। अब इस केस में क्या हुआ, फिर से वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले 0 से u हुई, इसने क्या किया, सेकंड प्लेयर ने उसको किक किया तो फिर और चेंज हो गई, ठीक है, फिर से चेंज हो गई। फिर क्या हुआ, द गोलकीपर कलेक्ट्स द फुटबॉल, फिर जो गोलकीपर था उसने फुटबॉल पकड़ ली, फुटबॉल कलेक्ट कर ली। अब जब गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ेगा यानी उसने फुटबॉल रोकी, तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 0 बन जाएगी, वेग 0 बन जाएगा। अब क्या हुआ, फुट गोलकीपर कीप इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज टीम, अब गोलकीपर ने क्या किया, अपनी टीम की तरफ फेंका या अपनी टीम का एक प्लेयर था उसकी ओर फेंका, तो क्या हुआ, वेलोसिटी फिर से चेंज हो गई, 0 से फिर चेंज हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपका वेग बदल रहा है। यहाँ पे इसी तरीके से आपको एजेंट भी लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल की फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, नोट करेंगे इसे।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। बताएं कि यदि हम किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग क्यों हो जाती हैं। क्या कहा है, कहा ये है कि एक पेड़ है, उस पेड़ को आपने जोर से हिलाया, हिलाने के कारण आपने देखा कि कुछ पत्तियां नीचे गिर गई। अब ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, पेड़ है। अब ये जो पेड़ था इसमें क्या लगी है, पत्तियां लगी है, ठीक। इस तरीके से आपकी यहाँ पे पत्तियां लगी हुई है। अब जब इसमें पत्तियां इस तरीके से लगी हैं, आप क्या गए, आप पेड़ पे गए और आपने पेड़ को जोर से हिलाया। जोर से हिलाने के कारण क्या हुआ, कुछ पत्तियां नीचे गिर गई। इस तरीके से नीचे गिर। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपसे पूछा है। अब पहले पेड़ क्या था, रुका हुआ था, एकदम बिल्कुल सीधा था, ठीक है। उसकी गति की अवस्था कौन सी थी, विराम अवस्था। आप गए, आपने उसे हिलाया। आपने जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ हिलने लगा। पेड़ हिलने के कारण इसकी जो पत्तियां हैं वो पहले रुकी हुई थी, अब वो भी हिलेंगी। लेकिन हमने जैसे पढ़ा है कि किसी भी वस्तु की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन को रोकती है। तो यहाँ पर भी जो पत्तियां हैं वो क्या करेंगी, वो जो है हिलेंगी नहीं, वो उसका विरोध करेंगी। जिस कारण क्या होगा, ये आपकी एक जगह स्टिफ रहेंगी, रुकी रहेंगी और यहाँ से पत्तियां गिर जाएंगी या डिटैच हो जाएंगी। तो ये भी आपकी इनर्शिया के कारण ही जो पत्तियां हैं वो जो है शाखाओं से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आंसर की बात कर लेते हैं। When the tree's branch when the tree's branch is shaken vigorously, यानी जब क्या किया जाता है, पेड़ की पत्ती, पेड़ की जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, उन्हें जोर से हिलाया जाता है। द ब्रांच अटेन मोशन, तो क्या होता है, शाखाओं में मोशन आ जाता है, यानी वो गतिमान हो जाते हैं। बट द लीव्स स्टे एट द रेस्ट, लेकिन जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो पत्तियां हैं वो रेस्ट की पोजीशन में रहती हैं, वो विराम अवस्था में रहती है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी क्या कहा गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, यानी विराम अवस्था का जो जाड़त्व है उसके कारण द लीव्स टेंड टू रिमेन इन इट्स पोजीशन, तो जो पत्तियां हैं वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है। एंड हैंस डिटैचेस फ्रॉम द ट्री टू फॉल डाउन, इसलिए वो क्या करती है, वो पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती है। जब पेड़ की शाखा को जोर से हिलाया जाता है तो शाखा गति प्राप्त कर लेता है, लेकिन पत्तियां स्थिर रहती हैं। विश्राम की जड़ता के कारण पत्तियां अपनी स्थिति में बनी रहती हैं, इसलिए इस पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका जड़त्व का नियम है उसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चंस करे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपका आगे का टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।